नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। 22 साल बाद एक बार फिर अयोध्या मामला सुर्खियों में है और इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 20 पक्षों को अब नोटिस जारी किया है। कोर्ट का यह रुख ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि खुद सीबीआई ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबरी विध्वंस मामले में आखिरी अदालती फैसले का वक्त करीब आ रहा है और क्या लंबे वक्त से खिंच रहा यह मामला अब अपने अंजाम की ओर पहुंचने ही वाला है? आज सियासत की बात में इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नोटिस दिया है। हाजी महबूब की याचिका पर यह नोटिस दिया गया है। इन दोनों लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 20 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बाईस साल पुराने अयोध्या मामले का जिन एक बार फिर बोतल के बाहर निकल आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं आडवाणी और जोशी को नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई को भी देरी से याचिका दाखिल करने के चलते नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वही उन्हीं के जरिए से संविधान की जो सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी, वो मेंटेन रहती। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को इसमें अप्रोच किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। बाबरी ध्वंस मामले के गवाह हाजी महबूब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के चलते इस मामले में सीबीआई प्रभावी तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाएगी। हो सकता है अनाज जी ने हक को खत्म करने के लिए नाइंसाफी के रास्ते पे चले और हो सकता है उस केस को दबा दिया जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। फैजाबाद निवासी हाजी महबूब की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2010 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाबरी ध्वंस की साजिश में शामिल होने से बीजेपी और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन अन्य आरोपों में आडवाणी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। दरअसल फैजाबाद के रहने वाले हाजी महबूब राम जन्मभूमि केस से पिछले 45 साल से जुड़े हैं। महबूब भी उन लोगों में से हैं जिनका घर हिंसा के दौरान जलाकर ढहा दिया गया था। 9 फरवरी 2011 को उन्होंने एसएलपी दायर की थी। सीबीआई ने इसी मामले में 2 दिन पहले कोर्ट से त्वरित सुनवाई करने की अपील की थी। सीबीआई के मुताबिक केस में आरोपी आडवाणी 87 साल के हो गए हैं, लिहाजा मामले को जल्द निपटाना होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आता दिख रहा है। मामले में जिन्हें नोटिस जारी की गई है उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं लखनऊ से एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, जमीयत उल मुस्लिमीन के सचिव मौलाना सुफियान निजामी और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रंजना जी, ये जो अभी मामला है ये टाइटल सूट से अलग मामला है, उससे जुड़ा हुआ है, नाम वही है लेकिन ये अलग मामला है जिसमें ये सब बातें हुई हैं। क्या ये माना जाए कि उस मामले में भी अब जल्द ही फैसला होने वाला है, आखिरी फैसला होने वाला है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब जल्दी इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, इससे जुड़े हुए मामलों को भी जल्दी देख रहा है? नहीं, जल्दी तो फैसला आना ही चाहिए क्योंकि टाइटल सूट भी 2010 में डिसाइड हुआ और ये जो क्रिमिनल केस है ये भी 2010 में डिसाइड हुआ। जल्दी डिसीजन आएगा तो कुछ आगे बढ़ेगा और डिसीजन जल्दी आना ही चाहिए। इससे ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? टाइटल सूट वाले मामले से ये मामला किस तरीके से जुड़ा हुआ है? इसका प्रभाव उस पर कितना पड़ेगा?
टाइटल सूट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइटल सूट अपना एक अलग सूट है और ये डेमोलिशन का सूट है। इस डेमोलिशन का केस है, इसमें क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस फ्रेम हुए थे और वही मैटर चला नीचे से और हाई कोर्ट तक। ये मुकदमा जो है सीबीआई ने अपनी चार्जशीट लगा दी और ये पाया गया साक्ष्यों के आधार पर और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और कानूनी पहलुओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, सीबीआई विशेष न्यायालय ने भी जजमेंट दिया कि कोई चार्ज इन लोगों के अगेंस्ट नहीं बनता। इतने दिन तक हाजी साहब को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब इस मुद्दे को उछाला गया। खैर कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है और कोर्ट ने अगर नोटिस इशू की है और 4 हफ्ते का टाइम दिया है तो जिन जिन लोगों को नोटिस इशू की है उनको कोर्ट में अपेयर होंगे और अपना पक्ष देंगे। अब ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार नोटिस इशू हो गई तो कोई ऐसा बड़ा जो है चार्जशीटेड या क्रिमिनल किसी को घोषित किया जाए, अपना पक्ष देंगे। आपने कहा कि इतने दिनों बाद इनको इस केस की याद आई, काफी देर से। सवाल है सीबीआई ने भी तो देरी की इस पूरे मामले में, इसकी पेचीदगियों को समझने की कोशिश करेंगे। सीबी पांडे साहब, आपको क्या लगता है इसमें सीबीआई भी लेट हुई और इसके बाद ये फिर से अहमद साहब की ये याचिका आई है, तो ये जो पेचीदगियां हैं आखिर सीबीआई ने इतनी देरी क्यों की और इसके बाद ये मामला फिर से अपील में गया और अभी जो कोर्ट का फैसला आया वो सीबीआई ने जो कहा था 3 दिन पहले की त्वरित कार्रवाई हो उसको भी ध्यान में रखते हुए है या फिर इस याचिका पर ही स्पेशली दिया गया? क्या पेचीदगियां हैं इसमें पांडे जी? नहीं, ये तो ये याचिका पे ही ये हुआ है। अगर कोई याचिका दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट समझता है कि जो आदेश हाई कोर्ट का है वो न्यायोचित नहीं है तो बिना सुनवाई के कोई सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं करता है। तो इसलिए सुनवाई के लिए अगर वो प्राइमरी समझता है कि इस केस में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई जरूरी है तो निश्चित रूप से कोई भी याचिका करे जी तो उस याचिका के खिलाफ वो एसएलपी दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में। और एसएलपी में देखिए वहाँ कोई विलम्ब और डिले और लिमिटेशन की बात नहीं होती है जी। वहाँ ये होता है कि इसमें कोई लीगल ऐसी बात है जिसको भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है कि नहीं जी। अगर वो डिले है तो ये सारी बातें डिले और फेसी केस है कि नहीं और सारी बातें देख के इन टोटलिटी वो देखते हैं कि इस मामले पर क्या ऐसा मामला है कि जिस सुनवाई की जाती है नहीं की जाती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुनवाई करने का मन बनाया है तो उनको बिना उनके सुने तो आगे की कार्रवाई बढ़ नहीं सकती है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब ये बताइए कि सीबीआई ने 3 दिन पहले कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, इसके बावजूद आप सीबीआई पर जो भरोसा नहीं है आपका वो किन वजहों से है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने बात कही भरोसा नहीं है वो ये है कि आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से जब गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की और गवर्नमेंट बनने के बाद से आपको भी पता है कि जो सीबीआई होती है वो टेक्निकली तौर पर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है। और आपने अभी देखा होगा कि माफ कीजिएगा कल्याण सिंह साहब जो इस केस में मुलव्विस थे और जिनके ऊपर केस भी बनता था उनको सरकार आने के बाद राजस्थान का गवर्नर बना दिया जाता है और राज्यपाल बना दिया जाता है। फिर सीबीआई जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और होम मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे अफराद हैं जो इस केस के अंदर आते हैं। तो जाहिर है कि जब सीबीआई आपके अंडर में है और आपको पूरा इख्तियार है सीबीआई के ऊपर तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी मजबूर है और एक इंसानियत का तकाज़ा बात है मौलाना साहब वो यहाँ सामने यूपीए काल में हुई ना सीबीआई से। सीबीआई ने जो देरी की वो तो यूपीए के कार्यकाल में की ना। नहीं देखिए जी नहीं देखिए देरी और इसका कोई मसला नहीं है यहाँ पर। देरी का मसला नहीं है। मैंने शुरू में भी बात कही थी और पहले भी बात कही है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो मुस्लिम जो और तंजीमें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बात का ऑर्डर करता है तो यकीनी तौर पर उसमें जल्दी करनी चाहिए। ये बात मुनासिब नहीं है कि देरी की और देरी क्यों हुई। ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब जो इसके अंदर मुलव्विस लोग हैं जो कानूनदा हैं जो माहिर हैं इस मसले में वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो यूपीए के कार्यकाल में सीबीआई ने अपील की थी और उस अपील में भी देरी हुई थी। अब एनडीए के कार्यकाल में यह सुनवाई हो रही है। इसमें सियासत कहां और कैसे आती है? सीबी पांडे साहब। देखिए ये मामला ये पूरा मामला है ये पूरा शुरू से ही सियासत को इसमें रहा है जी। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें सियासत नहीं है जी। और सबसे बड़ा ये जो स्वरूप ये सियासत हो गया 2 धर्मों के बीच में हिंदू और मुस्लिम का।
जो कि नहीं होना चाहिए। ये प्योर क्रिमिनल केस के रूप में इसको अगर चलाया गया होता शुरू से तो इसमें इतनी सियासत नहीं होती। क्रिमिनल केस के रूप में अगर चलता तो क्रिमिनल केस में हमेशा क्रिमिनल केस को एक्सपेडाइट किया जाता है, तेजी से उसको लगाया जाता है, तो उसमें एक पहले तो उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। और ये सेंसिटिव मैटर था। इमोशन से अलग बात है कि दोनों लोगों, दो धर्मों के लोगों का इमोशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब आप न्याय के क्षेत्र में आएंगे तो न्याय के न्यायालयों में और वहाँ इमोशंस नहीं चलेगा, वहाँ तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं। ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि सीबीआई ने आडवाणी को बचाने की कोशिश की और जो रायबरेली में केस चल रहा था उसमें सही ढंग से पैरवी नहीं की, तो वहां से विशेष अदालत से उनके पक्ष में फैसला आया, हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, उसमें सीबीआई फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने में सीबीआई ने देरी कर दी। तो क्या सीबीआई ने आडवाणी को बचाने की कोशिश की? आपको क्या लगता है? नहीं कर यूपीए में वाले समय में तो मैं नहीं कहता कि यूपीए में, लेकिन इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार थी जी, उस समय तो आगे में इसमें चार्जशीट जो सबमिट हुई थी तो बहुत पहले दाखिल हो गई थी कोर्ट में जी। और जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो उस कोर्ट में, उस मुकदमे में कई सरकारें आई, ऐसा नहीं है, ये आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो कानूनी पेचीदगियां जब आ जाती है ना, तो हर कानूनी पेचीदगी को ये नहीं कह सकते हैं कि सीबीआई उसमें बहुत इंटरेस्टेड है या सरकार पर है। कानूनी पेचीदगियों का भी लाभ उठा के लोग मामले को डिले कर सकते हैं, लेकिन ये मामला तो भी सृष्टि में जी। रंजना जी, जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें अब आप इस बात पर क्यों ज्यादा जोर दे रही हैं कि आखिर इतनी देर से महमूद जी को याद क्यों आई इस तरह की अपील करने की? इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अयोध्या कांड से जुड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, सीबीआई को भी नोटिस भेजा है, हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री हैं, जमीयत उल मुस्लिमीन के सचिव मौलाना सूफियान निजामी हैं और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे हैं। मौलाना साहब, आखिर एकमात्र एक मसला था जो आपराधिक षड्यंत्र का, आपराधिक साजिश का मसला था, धारा 120B, वो केवल हटाया रायबरेली की अदालत ने, जिसको हाई कोर्ट ने भी वैसे ही रखा और इसके बाद इसके खिलाफ ये याचिका आई थी जो सीबीआई ने देरी से डाली थी। लेकिन बाकी जो और उसमें आरोप लगाए गए थे जिन मामलों में, वो तो वैसे ही रायबरेली में उस कोर्ट में चल ही रहे हैं। तो सिर्फ एक ये आरोप आपराधिक साजिश का जो था 120B की धारा का, ये आखिर कितना महत्वपूर्ण है सियासत करने के लिए? इस पर सियासत क्या हावी है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि जो बुनियाद है मेरे ख्याल से 120B है इस पूरे केस की। और आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से जो पूरा मसला है बाबरी मस्जिद का, और मैं समझता हूं कि बाबरी मस्जिद ही का वो मसला है कि जिसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर दोनों कम्युनिटीज के दरमियान इन सियासतदानों ने फिरका वाराना फसादात बर्पा किए और पूरे हिंदुस्तान ने इकोनॉमिकली तौर पर भी और माशी तौर पर भी उसका खामियाजा उठाया है। और जितने भी मसले हुए हैं वो 120B की वजह से हुए हैं, क्योंकि आपने एक कम्युनिटी को उभार कर, उसको भड़का कर दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया है, तो जाहिर है वो षड्यंत्र रचने के अंतर्गत आता है। और इस केस को अगर आप खत्म करेंगे तो जाहिर है कि पूरी बुनियाद जो इस केस की है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन और मसले तो चल ही रहे हैं, जैसे 153 है समाज में वैमनस्य फैलाना, 153B है राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना, 505 है अशांति और उपद्रव फैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाना। तो ये सब जो मामले हैं ये तो अभी चल ही रहे हैं। तो क्या आप सबसे अहम मानते हैं 120B की धारा और उसी को हटाया तो किसी षड्यंत्र के तहत हटाया गया? नहीं, 120B को यकीनी तौर पर षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। और मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि 153A और 153B और 505 जो ये 3-4 जो इनके ऊपर केसेस हैं, उसके खिलाफ भी हो सकता है कहीं न कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो और धीरे धीरे कर एक एक तरीके से एक एक मुकदमा इनसे हटाया जाए, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत फैसला है। और इस फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है बहुत सही ऑर्डर किया। जी रंजना जी, ये सीधे सीधे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मौलाना जी कि लगातार केस को कमजोर करने के लिए सबसे मुख्य जो धारा थी 120B की उसे हटाया गया और उसके बाद धीरे धीरे अन्य जो आरोप हैं उसको भी, उसमें भी जो पक्ष है उसे कमजोर कर दिया जाएगा और इस तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा इन लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, क्रिमिनल केस का जजमेंट आया मई 2010 में जी। उसके बाद टाइटल सूट का जजमेंट आया 30 सितंबर 2010 में। टाइटल सूट में
ये तीनों जजों ने, तीनों माननीय न्यायमूर्ति गणों ने ये सिद्ध कर दिया कि वहां पर बाबरी मस्जिद कभी थी नहीं। ये स्थान राम जन्मभूमि था और भगवान श्री राम का मंदिर था। ये चीज बार बार कहना बाबरी विध्वंस, ये बात अच्छी नहीं है। मौलाना साहब ने जो कहा कि बाबरी विध्वंस में ये हो गया वो हो गया, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया अब वो बाबरी नाम की वहां कोई चीज नहीं बची। दूसरी बात रह गई, जब सीबीआई ने चार्जशीट लगाई, सीबीआई में केस चला और जो भी एक्विटल हुआ वो उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और अब ये जो अपील डाली गई है, एसएलपी डाली गई है हाजी महबूब जी के द्वारा, वो खाली षड्यंत्र के तहत डाली गई। क्योंकि 2010 में जब माननीय उच्च न्यायालय का टाइटल सूट का जजमेंट आया था तो वो रिपोर्टिंग आज भी मेरे पास रखी है, दैनिक जागरण में छपी थी। जिलानी साहब ने और हाजी महबूब साहब ने कहा था अदालत के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, और अब इस समय कह रहे हैं कि अदालत के फैसले को मैं मानूंगा। हम लोगों ने तो हमेशा कहा कि अदालत के फैसले का हम सम्मान करेंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर नोटिस इशू की, अगर ये नोटिस इशू की हैं और 4 हफ्ते का समय दिया है, जिन जिन लोगों को नोटिस इशू की हैं वो आके अपना पक्ष निश्चित ही प्रस्तुत करेंगे। और ऐसा ये जरूरी नहीं है कि पक्ष प्रस्तुत करने के बाद उनको सजा ही हो जाए। बहुत केसेस में ऐसा देखा है, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, नोटिस इशू होती है, अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट संतुष्ट होती है और नोटिस से डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ये आरोप लगाना ये बेहद बेबुनियाद है। और इन लोगों की रिपोर्टिंग अगर हमें 10 मिनट का मौका देते तो वो हम आपको दैनिक जागरण की प्रिंटिंग दिखाते। हाजी साहब ने कहा मुझे न्यायालय पर भरोसा नहीं है, न्यायालय के जजमेंट को मैं नहीं मानता, और जिलानी साहब ने भी मौलाना साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और मैं समझता हूं कि कानूनी जो दांवपेच है जी, हमने भी देखा होगा कि जो कानूनी दांवपेच होते हैं, बहुत से बेगुनाहों को फांसी दे दी जाती है और बहुत से मुजरिम खुलेआम बाहर टहलते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि कानूनी दांवपेच से कोई बात सच और झूठ साबित हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है, ये एक हकीकत है, और इसको विध्वंस किया गया है, ये भी एक हकीकत है। तो सवाल ये है कि जब 2 हकीकतें जुड़ रही हैं तो एक हकीकत ये भी है कि इसको विध्वंस करने वाले कौन लोग हैं। आपने अभी मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक वीडियो आया था जिसपे आपके ही किसी चैनल ने उसका खुलासा किया था कि अशोक सिंघल साहब साफ साफ ये कह रहे थे कि अगर कुछ जाने नहीं जाएंगी तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अगर सियासत को गर्म करना है तो हिंदुओं की जानों को खूनों को बहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इसके मुतालिक, और सब में हम बहुत अंदर नहीं जा सकते। अभी जो मामला सामने, हम इस पर ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे, वक्त की बेहद कमी है। मौलाना साहब वक्त पे बिल्कुल सीबी पांडे जी हैं हमारे साथ। पांडे जी, आपको क्या लगता है इसमें महबूब अहमद ने जिस तरीके से कहा कि उन्हें भी एक पक्षकार बनाया जाए, ये केस इतने दिनों बाद उनका पक्षकार बनाया जाना करने की मांग, ये सब आखिर किस दिशा में जाता हुआ आपको लगता है पांडे जी? ये सिर्फ षड्यंत्र पांडे जी केंद्र सरकार पर रंजना जी कुछ कहना चाहती है जी। एक तरह से सेंसेशनल मैटर है, तो इसमें हर आदमी थोड़ी बहुत राजनीति तो करना ही चाहेगा, क्योंकि मामला सेंसेशनल है और इससे बहुत लोगों को जुड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा बहुत वोट बैंक का भी खेल है, रहता ही है। तो वो पक्षकार बनना और मुकदमे में जाना, इसको आगे बढ़ाना, ये सब तो चलेगा जी। लेकिन ये है कि जो न्यायालय इस चीजों से उसे नहीं वाकिफ, उससे मतलब नहीं है। अगर आप 120 बी हटाया गया है तो देखना पड़ेगा, कोर्ट ये देखेगी 120 के एविडेंस है कि नहीं है। 120 बी का एविडेंस बहुत बड़ा मुश्किल से कलेक्ट हो पाता है ये आमतौर से। ठीक है, वो लोग शामिल होते हैं, लेकिन कोई एविडेंस क्रिएट करना, लीगल एविडेंस, तो लीगल एविडेंस क्रिएट बहुत मुश्किल होता है उसको लीगल एविडेंस में। तो न्यायालय तो सिर्फ इतना देखेगा कि क्या 120 बी हटाया गया तो 120 बी का ये मामला बनता भी था कि नहीं बनता था। अगर सीबीआई ने कहीं षड्यंत्र का कोई प्लॉटिंग का कोई एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किया तो अननेसेसरी क्यों 120 में मिला, फिर उसमें जो लोग शामिल हैं बस उन्हीं लोगों को खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक कानूनी दृष्टि से दूसरा है, और वो सियासत के न्यायालय ने गलत किया और न्यायालय का हम नहीं मानेंगे और न्यायालय का फैसला एक बार फिर से प्लॉट खुल गया है सियासत का भी फैसला जी। रंजना जी से फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। रंजना जी, आपको जोड़ रही थी इस पूरे मसले में जी। उच्चतम न्यायालय ने जो नोटिस इशू की हैं निश्चित ही उनका जवाब दिया जाएगा और अपने पक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, और हमें आशा और विश्वास है कि न्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट जुड़ी लखनऊ से, साथ ही जमीयत उल मुसलमीन के सचिव मौलाना सूफियान निजामी और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये नोटिस दिया गया, अब नोटिस का जवाब इन
लोगों को तो देना ही है, इनके साथ साथ सीबीआई को भी देना है कई मसलों में, और जो पेचीदगियां हैं उनमें किस तरह की सियासत आगे होती है ये भी देखने वाली बात होगी। सियासत की बात, सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।